जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी साथियों का एपीजी क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम सभी लोग फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जो साथी चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकाशीय घटना के कारण हीरे चमकते हैं, यानी हीरा किसकी घटना के कारण चमकता है। ऑप्शन ए दिया है आपका उच्चतम अपवर्तन, ऑप्शन बी दिया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी दिया है पूर्ण पृष्ठीय परावर्तन और ऑप्शन डी दिया है 100% संचरण। तो देखिए, इसमें जो आपका होगा हीरे की चमकने की जो घटना है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब ये होता है कि प्रकाश जितना उसमें जाएगा, जैसे प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो टकरा कर फिर उसी माध्यम में आ जाती है, ठीक है ना। और इसमें जो कोण होता है, अपवर्तन और परावर्तन का कोण होता है वो क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। क्रांतिक कोण का मतलब होता है 90 अंश से अधिक होता है। तो इस कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये हीरा जो होता है वो क्या होता है, चमकता है। ठीक, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। उसके बाद बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या होगा उसको देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरा दिखाई देने का कारण है। इसका कारण क्या है इसे हमें बताना है। ऑप्शन ए दिया प्रकाश का रिजुरेखी संचरण, ऑप्शन बी दिया परावर्तन, ऑप्शन सी दिया पूर्ण आंतरिक परावर्तन और ऑप्शन डी दिया अपवर्तन। तो देखिए, पानी की टंकी का ऊपर देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण जो है वो अपवर्तन के कारण है। अपवर्तन क्या होता है, सबसे पहले हम इसे जानते हैं। अपवर्तन जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, उसके दो शर्त हैं। पहले शर्त क्या है कि प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अविलंब की ओर झुक जाती है, अविलंब से दूर हटती है। जब सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी और जब विरल से सघन में माध्यम में जाएगी तो अविलंब की ओर झुकेगी। चूँकि हम निर्वात से जल में देख रहे हैं इसलिए विरल से सघन में जा रहा है प्रकाश की किरण, इसीलिए जो पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देती है, ये अपवर्तन की घटना के कारण होता है। ठीक, उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या है कि मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं। इसमें ऑप्शन ए है व्यक्तीकरण, ऑप्शन बी है विवर्तन, ऑप्शन सी है ध्रुवीकरण और ऑप्शन डी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दोस्तों, अभी हमने बताया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस चली जाती है। यानी अगर वायु से आई है तो वायु में ही वापस चली जाती है और इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे, यानी पूरी तरह परिवर्तन हो जाता है। तो मृग मरीचिका जो बनता है इस पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के घटना के कारण बनता है। अब हम जानते हैं कि मृग मरीचिका क्या है। मृग मरीचिका का मतलब यह होता है कि राजस्थान में जहाँ पर बहुत अधिक धूप होती है, बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, तो जब कोई व्यक्ति दूर देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि कोई पेड़ जो क्या है ऊपर से नीचे की तरफ लटका हुआ है, यानी उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है। या कभी कभी ऐसा लगता है कि दूर किसी चीज़ को देख रहा है तो वो ऐसा लगता है कि ऊपर से नीचे की तरफ लटका हुआ दिखाई दे रहा है, यानी उल्टा प्रतिबिंब उसको आकाश से नीचे लटका हुआ दिखाई देता है। ठीक है ना। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है, हो सकता है जब प्रकाश, ऑप्शन ए दिया पानी से होकर कांच में जाता है, ऑप्शन बी दिया कांच से होकर पानी में जाता है,
ऑप्शन सी दिया है पानी से होकर वायु में जाता है, और ऑप्शन डी दिया है कांच से होकर वायु में जाता है। तो अभी हमने बताया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब होगी, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। अब यहाँ हम देखेंगे कि पानी से, ऑप्शन ए दिया कि पानी से होकर कांच में जाता है, यानी प्रकाश की किरण क्या है, पानी से होकर कांच में जाती है, यानी पानी भी सघन माध्यम है और कांच भी सघन माध्यम है, तो यानी सघन से सघन में जाता है। ठीक, तो यही क्या होगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि हमने बताया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑप्शन बी क्या है कि कांच से होकर वायु में जाती है। अब देखिए कांच से यानी सघन से विरल में जा रही है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो सकती है। ऑप्शन सी दिया पानी से होकर वायु में जाती है, यानी पानी भी क्या है, सघन है, और सघन से विरल में जा रही है तो ये भी हो सकती है। ऑप्शन डी है कि कांच से होकर वायु में जाती है, कांच सघन माध्यम है और वायु विरल माध्यम है, तो जब सघन से विरल में जाएगी तभी भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो जाएगी। लेकिन जो ऑप्शन ए है कि पानी से होकर कांच में जाएगी, यही आपका क्या होगा, सही होगा, क्योंकि हमें इसमें यह बताना है कि कौन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं हो सकती है। तो पानी से होकर कांच में जब प्रकाश की किरण जाएगी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं होगी, क्योंकि सघन से ही सघन में जा रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है, यानी जो प्रकाश का रंग होता है, जो श्वेत प्रकाश होता है सूर्य का प्रकाश, तो उसका जो रंग विभक्त होता है, जैसे हम कहते हैं बैगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, ये सब रंग कहते हैं ना, तो जो श्वेत प्रकाश होता है, सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है, उसी में सारे विभाजित होते हैं। तो यही क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है, यानी रंगों का विभाजन किसके कारण होता है। ऑप्शन ए दिया परावर्तन, ऑप्शन बी दिया अपवर्तन, ऑप्शन सी दिया संचरण, और ऑप्शन डी दिया है परिकिरण। तो आपका जो श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन का कारण जो होगा वो परिकिरण होगा। अब क्यों होगा इसको हम जानते हैं। परिकिरण क्या होता है, परिकिरण होती है कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो वायुमंडल के में धूल के कण होते हैं, तो धूल के कण से क्या होती है कि प्रकाश की किरणें टकराती हैं और बिखर जाती हैं। जाहिर सी बात है, जब टकराएंगी तो उनकी दिशाएं क्या होंगी, मुड़ जाएंगी किसी तरफ, तो जो मुड़ जाती हैं, बिखर जाती हैं, तो प्रकाश की किरणों की बिखरने की घटना को ही हम प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि श्वेत प्रकाश के घटकों के विभाजन की घटना, विभाजन के कारण, तो विभाजन के कारण क्या है, प्रकाश का परिकिरण है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, परिकिरण आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण है, यानी जब साबुन के बुलबुले होते हैं और उस पर हम क्या करते हैं, प्रकाश की किरण डालते हैं तो हमें रंग कैसा दिखाई देता है। ऑप्शन ए है विवर्तन, ऑप्शन बी है ध्रुवण, ऑप्शन सी है व्यतिकरण, और ऑप्शन डी है परावर्तन। तो हमें बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें देखिए आपका साबुन से बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है, इसका कारण आपका होगा व्यतिकरण। अब व्यतिकरण क्या होता है इसको हम जाने पहले, सबसे पहले तो व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण किसी क्षेत्र में दो तरंग एक साथ रहने से ऊर्जा के पुनर्वितरण की घटना को व्यतिकरण कहते हैं। जैसे कहने का मतलब यह है कि दो प्रकाश की किरण एक साथ रह रही हैं तो उसमें क्या होता है कि एक दूसरे से टकराकर बार बार वितरित होती हैं, और वितरित होने की घटना को ही व्यतिकरण कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब साबुन के बुलबुले पर जो उसका बुलबुला होगा उस पर हम प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश जो निकलेगा विभिन्न रंगों से वो क्या होगा, एक दूसरे से टकराकर क्या होगा, बिखरेगा, और यही घटना क्या कहलाती है, व्यतिकरण कहलाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और एक्सप्लेन भी समझ में आ रहे होंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है
कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ परिवर्तन को दर्शाती है। ऑप्शन ए है परावर्तन, ऑप्शन बी है अपवर्तन, ऑप्शन सी है विवर्तन, ऑप्शन डी है ध्रुवीकरण। तो हमें इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए ये जो इसमें हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। ध्रुवीकरण के कारण जो प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति होती है वो ध्रुवीकरण के कारण ही होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। ऑप्शन ए दिया अपवर्तन और परिक्षेपण, ऑप्शन बी दिया परिकीर्णन और अपवर्तन, ऑप्शन सी दिया विवर्तन और अपवर्तन, और ऑप्शन डी दिया अपवर्तन व परावर्तन। तो हमें बताना इसमें इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। देखिए इंद्रधनुष बनने का जो कारण है वो आपका हो जाएगा अपवर्तन और परावर्तन के कारण। हमने अभी बताया है कि अपवर्तन क्या होता है, और अपवर्तन वो होता है जब प्रकाश की किरण क्या होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। और परावर्तन क्या होता है कि प्रकाश के किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जब सूर्य की प्रकाश उस पर पड़ती है बादल में जो क्या होते हैं पानी के बुलबुले, पानी के बूंद जो छोटे छोटे होते हैं, जब प्रकाश की किरणें उससे टकराती है तो कुछ टकरा कर वापस चली जाती है और कुछ क्या होती है किसी माध्यम में मुड़ जाती है। तो ये दोनों घटनाएं हो रही हैं, एक हो रहा है परावर्तन की उसी माध्यम में मुड़ रही हैं, और दूसरा हो रहा है अपवर्तन की किसी माध्यम में चली जा रही हैं। तो इन दोनों घटनाओं के मिलने से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इसीलिए इंद्रधनुष बनने का जो कारण होता है वो अपवर्तन और परावर्तन दोनों घटनाएं होती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका, देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होता है। ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है सीजियम, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, और ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। तो देखिए जब आप लोग समय के बारे में पढ़े होंगे, सेकंड मानक सेकंड जब पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया है कि मानक सेकंड वह दूरी है जिसमें सीजियम के परमाणु 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करते हैं, उसी को हम एक सेकंड कहते हैं। यानी यहाँ से पता चल रहा है कि सेकंड यानी परमाणु घड़ी में जो हम बात करेंगे तो उसमें सीजियम से उसका तात्पर्य है। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा सीजियम। ठीक, सीजियम हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया। हमें बताना है ऑप्टिकल फाइबर है जो उसका आविष्कार किसने किया है। देखिए ऑप्शन ए दिया है सैमुअल कोहेन, ऑप्शन बी दिया है नरेंद्र कपानी, ऑप्शन सी दिया है ACL स्पेंसर, और ऑप्शन डी दिया है TH मई माह। ठीक है ना। तो हमें ये बताना है कि किसने किया है ऑप्टिकल फाइबर की आविष्कार। देखिए ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, सबसे पहले इसे हम समझेंगे। तो ये ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ये क्या होता है, पाइप की तरह ही होती है, पाइप समझिए एक, और उसी में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें जो होती है, जो भी सिग्नल हमको भेजना होता है या कोई भी सूचनाएं हमें भेजनी है एक जगह से दूसरी जगह, तो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से क्या होता है कि सूचनाएं बहुत तेज़ी से बगैर ऊर्जा के ह्रास किए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाती है। जैसे आधुनिक युग में इस तरह में देखा जाए तो जो भी नेटवर्किंग है, तो नेटवर्किंग में ख़ास तौर से तीव्र गति के लिए हम क्या करते हैं ऑप्टिकल फाइबर का ही यूज करते हैं, ताकि हम जो भी संदेश भेजें वो क्या हो जल्दी से पहुँचे और बगैर ऊर्जा के ह्रास के। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सबसे पहले तो ये जानना हमें ज़रूरी है। और दूसरा ये बात है कि इसकी खोज किसने किया था। तो ऑप्टिकल फाइबर की खोज जो किया था, आविष्कार जो किया था, वो नरेंद्र सिंह कपानी ने किया था।
नरेंद्र कपानी। नरेंद्र कपानी ने ही ऑप्टिकल फाइबर का सबसे पहले खोज किया था। और नरेंद्र कपानी जो हैं वो भारतीय मूल के हैं, जो अमेरिका में वैज्ञानिक के तौर पे कार्य करते हैं। हाल ही में उनका निधन हो गया है, ठीक है ना। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो होगा, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, तो नरेंद्र कपानी ने किया था। आशा है कि सभी क्वेश्चनों के आंसर और उसके एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर किसी भी प्रकार के आपको सस्पेंशन हो, क्वेश्चन समझ में ना आए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जो लोग लाइक एवं शेयर नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द इसको लाइक एवं शेयर करें। और जो लोग नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।